हेलो नमस्कार, समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उनकी क्लासें हमने प्रारंभ कर दी थी और हमने आपका पहला ही टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपकी 2 कक्षाएं हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा है। लेकिन आज की क्लास के अंतर्गत हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं विद कंसेप्ट रिवीजन के साथ में। तो आपने यदि पीछे से आराम से क्लासें ले ली है तो आपका आज उसमें से क्वेश्चन आनेंगे, उस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे कंसेप्ट अच्छे ऑलरेडी तैयार है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका बहुत अच्छे से एक ही कक्षा के अंतर्गत पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित पूरा कंसेप्ट आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए, आपका पहले ही क्वेश्चन की यदि बात करें तो आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कौन सा प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स की बात की थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत की, और उसी में हमने बताया था कौन सा प्राकृतिक स्रोत है और कौन सा अप्राकृतिक स्रोत है। यदि हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही बांटना चाहें तो हम बांट सकते हैं एक प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए यदि हम प्राकृतिक स्रोत की यदि बात करें तो आपके ज्वालामुखी प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मानवीय जो है उसका कोई योगदान नहीं होता। इसी प्रकार भूकंप है, भूकंप भी प्राकृतिक घटना जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता किया जा सकता है। इसी अप्राकृतिक स्रोत की यदि बात की जाए तो तापमान जो परिवर्तन होता है उससे, या दाब परिवर्तन के माध्यम से, या घनत्व के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो प्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोत ऑप्शन दे रखा है आपका तापमान, दाब, घनत्व, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत के बारे में, तो आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया प्राकृतिक स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमारी मदद करती है। कैसे मदद करती है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब एस्टेनोस्फीयर में से आपका मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में उद्वेलित होता है, तो लावा का अध्ययन करके पृथ्वी के अंदर से जो भाग आया है जो लावा के रूप में हुआ है उनका अध्ययन करके हम पता अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स है, कौन कौन से पदार्थ है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत से, क्वेश्चन पूछा है अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, मैंने अभी बात की थी कि हमने 2 भागों में बांटा था, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। यदि हम बात करें प्रत्यक्ष स्रोत की तो हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था, एक किया था आपका खनन के माध्यम से, खान की खुदाई के माध्यम से, खनन ड्रिलिंग जिसे प्रवेदन बोलते हैं, ड्रिलिंग के माध्यम से, और एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से। ये डायरेक्ट सोर्स थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। कौन कौन से सोर्स थे? डायरेक्ट सोर्स थे। अप्रत्यक्ष स्रोत की बात की जाए तो आपने देखा तापमान, तापमान से, दाब द्वारा, घनत्व, और क्या देखा था, उल्का पिंड, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय तरंगें। ये सब आपके इनडायरेक्ट सोर्स थे। कौन से सोर्स थे? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष स्रोत थे। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत से, तो ड्रिलिंग कैसी है, प्रवेदन जिसे बोलते हैं, या ड्रिलिंग के प्रवेदन, ज्वालामुखी, ये दोनों कैसा सोर्स है, ये दोनों अप्रत्यक्ष स्रोत है। आपको पूछा है अप्रत्यक्ष स्रोत का, उल्का पिंड और भूकंप दोनों क्या है, आपके अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो ऑप्शन दे रखा है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, या उपरोक्त सभी। तो आपका केवल 3 और 4 जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। तो आप सही कर पा रहे होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है। और इनडायरेक्ट सोर्स की यदि बात करें तो ये तापमान, दाब, घनत्व, उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप, ये सभी इनडायरेक्ट सोर्स है। उल्कापिंड और भूकंप आपकी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिकेंद्र, भूकंप क्षेत्र, एपिसेंटर या हाइपोसेंटर। तो देखिए, जब हमने बात की थी, आपने पिछली क्लास में बताया था
कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। मैंने बोला था आपको इंग्लिश में भी याद रखना है हाइपोसेंटर, और यदि आपको हिंदी में याद रखना था तो रख सकते हो, आपका क्या रख सकते हो? अव केंद्र। भूकंप अव केंद्र बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको भूकंप मूल क्षेत्र भी बोल सकते हैं। भूकंप मूल क्षेत्र, मूल क्षेत्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे इंग्लिश में फोकस पॉइंट बोलते हैं या फोकस बोलते हैं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो। मैंने बताया था पृथ्वी के आंतरिक हलचल की वजह से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और गतिज ऊर्जा तरंग के रूप में बदलती है। तो जहाँ से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है या जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस स्थान को हाइपोसेंटर, अव केंद्र या भूकंप मूल क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसके ठीक 90 डिग्री एंगल पर सबसे पहले धरातल पर जिस स्थान पर भूकंप पहुंचता है उस स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र या फिर आप बोले एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। ये दोनों वर्ड ही ध्यान रखना, इंग्लिश में भी आ सकता है, हाइपोसेंटर, एपी सेंटर, फोकस। ये कुछ पॉइंट है आपको दोनों तरफ रखना याद, क्योंकि ऐसे लिखकर भी आंसर आ क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर सकता है। जैसे हाइपोसेंटर लिखा है इन्होंने, इसको अव केंद्र या मूल केंद्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? भूकंप जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप का जहां से उत्पन्न होता है उसको हाइपोसेंटर, अव केंद्र या भूकंप मूल क्षेत्र या फोकस बिंदु कहा जाता है। जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। तो आपसे ऑप्शन क्या दे रखा है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब सबसे पहले भूकंप पहुंचता है। भूकंप क्षेत्र, जहां भूकंप पहुंचता है उसे अधिक भूकंप क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भूकंप मूल क्षेत्र है, मूल क्षेत्र नहीं पूछा, इन्होंने कहा भूकंप क्षेत्र का है। एपीसेंटर, एपीसेंटर या अधिकेंद्र दोनों एक ही बात हो गई। और तीसरा है हाइपोसेंटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोसेंटर या फिर अव केंद्र। तो आप समझ गए होंगे, जहां से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए उसके आंसर देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरुत्व विसंगति से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन क्या है? गुरुत्व विसंगति से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया था कक्षा के अंतर्गत क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन देखें क्या है। पृथ्वी के ध्रुव और विषुवत पर गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, सौर मंडल में अलग अलग ग्रह के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, या सूर्य व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, या अलग अलग माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। देखिए, गुरुत्व विसंगति के बारे में हमने बताया था कि आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जियोड आकृति की है। पृथ्वी कैसी आकृति की है? जियोड। जियोड का मतलब ध्रुव पर थोड़ी सी समतल है और विषुवत पर क्या है? उभरी हुई अवस्था में है। विषुवत पर कैसी अवस्था में है? उभरी हुई अवस्था में है। और आपने देखा होगा त्रिज्या जो है विषुवत पर सर्वाधिक है, और यदि हम त्रिज्या की बात करें ध्रुव पर थोड़ी सी त्रिज्या कम है। समझ रहे हैं आप? तो यदि हम त्रिज्या की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल तो हल्का सा कम लगता है। कैसा लगता है? कम होता है। और आपका जो पोल ध्रुव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत जी का मान अधिक होता है। हल्का सा अंतर होता है लेकिन अधिक होता है। ये अधिक क्यों होता है? आपने ग्रेविटेशन फोर्स का नियम देखा होगा कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए आपका जो अंतर है ध्रुव और विषुवत पर गुरुत्वाकर्षण बल में जो अंतर है, उसी अंतर को ही हम गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा एक। आपने गुरुत्व विसंगति आपने देखा होगा, जैसे किसी भी देश का इसरो या फिर आप देखते प्रक्षेपण जो संयंत्र का जो सेंटर होता है वो विषुवत रेखा के नजदीक होता है। भारत का कहाँ पे प्रक्षेपण अंतर? अब साउथ में के अंदर है या नहीं है? तो इसी प्रकार से हर देश का कोशिश की जाती है जिस देश की सबसे नजदीकी सीमा विषुवत रेखा पर लगे वहां पर बनाया जाता है। इसका कारण होता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है? कम लगता है। इसीलिए
जो अंतर होता है ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल में जो अंतर होता है उसी को गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन दे रखी है, तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दे, इसीलिए आपको कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। सौरमंडल में अलग अलग ग्रहों का द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अंतर होता है, निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होता है, लेकिन उसे गुरुत्व विसंगति नहीं बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल का अंतर होता ही है, सूर्य आकार में बहुत बड़ा होता है, उसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो इस प्रकार से, लेकिन आपका गुरुत्व विसंगति है, उसका ऑप्शन राइट, आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व करना है। देखिए गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन ए दे रखा है, अब कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण का बल ध्रुवों पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो आपका ए तो राइट है कथन। दूसरा कारण बताया है कि पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है, ये कथन भी क्या है, राइट है, सही है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी आपने डिस्कस किया था कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत पर क्या होता है, कम, तो इसका मतलब ए ऑप्शन राइट। दूसरा, पृथ्वी के अंदर जाने पर जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है, दोनों कथन सही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में जो अंतर है उसके पीछे कारण ये नहीं है। इसका मतलब दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे निश्चित रूप से। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कंसेप्ट वाली क्लास है आप जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से राइट हो रहा है। यदि आपका राइट हो रहा है तो आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको पूछा है कौन सा कथन सत्य है। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, निश्चित रूप से सही है, क्योंकि प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव स्पीड गति तेज होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसके प्राथमिक तरंग कहते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पी तरंग की प्रकृति ध्वनि तरंग के समान है, आपको बताया था पी तरंग किस समान होती है, एज लाइक साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंग के ही समान होती है, तो ऑप्शन बी भी राइट है। आपका कौन सा कथन सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, असत्य पूछना चाहिए था, क्या पूछा है, पी तरंग ठोस और द्रव में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, पी तिरंग, गलत लिखा, टाइपिंग मिस्टेक है, पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सत्य नहीं, इसकी जगह असत्य करो, इसको क्या करो, असत्य। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पी तरंग किसके समान है, सबसे पहले पहुंचती है, पी तरंग ध्वनि तरंग के समान है, पी तरंग ठोस द्रव में प्रवाहित होती है, लेकिन पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। पी तरंग कैसी है, पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। यदि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है सर, अनुदैर्ध्य तरंग और पी तरंग और एस तरंग में अंतर बताया था आपको, तो मैंने अपने डिटेल्स में बताया था कि पी तरंग है वो पी तरंग स्प्रिंगानुमान गति करती है, कैसे गति करती है, इस टाइप से, इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और एस तरंग के बारे में बताया था, एस तरंग कैसे गति करती है, एस तरंग लहर नुमा गति करती है, इस प्रकार से गति करती है। और लहर नुमा जैसे यहाँ पर सरंग बनता है, यहाँ ग्रत बनता है, यहाँ वापस सरंग बनता है, इस टाइप से गति करती है। और दोनों तरंगों के बीच में उसको लैम्बडा यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आपने डिटेल्स में देखा होगा। एस तरंग किस प्रकार की होती है, एस तरंग होती है विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगें, जिस प्रकार से प्रकाश तरंग होती है इस टाइप से तरंग होती है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने कक्षा में डिस्कस किया था कि पी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है और एस तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो आपका असत्य यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक तरंगें है? देखिए भूगर्भिक तरंग मतलब बॉडी वेव्स, आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंतर्गत कि हमने भूकंपीय तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया था। भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा था रे? दो भागों में बांटा था। एक बांटा था भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंग जिसे बॉडी वेव्स कहा जाता है, भूगर्भिक तरंग, और एक था धरातलीय सरफेस वेव। कौन सी वेव? सरफेस यानी धरातलीय तरंग। और भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा था। बताया था कि भूगर्भिक तरंग कौन सी होती है? एक होती है पी यानी प्राइमरी वेव, एक होती है एस यानी सेकेंडरी वेव। कौन कौन सी वेव बताया था? पी वेव और एस वेव बताया था। और धरातलीय तरंगों के बारे में भी बताया था। ये एक होती है रेले वेव और एक होती है लव वेव, बताया था। लव तरंग, ये दो प्रकार की भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग, पी वेव और एस वेव। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक तरंगें है, कौन सी बॉडी वेव्स है? तो ऑप्शन दे रखा है पी तरंग, एस तरंग, रेले तरंग और लव तरंग। चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में देख रखा है कि आपकी कौन सी हो गई फिर? पी और एस दोनों तरंग क्या है आपकी? भूगर्भिक तरंगे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है एक और दो सही है, दो और तीन सही है, केवल एक सही है ये उपरोक्त में से। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? केवल एक और दो, दोनों भूगर्भिक तरंगे हैं। राइट कर पा रहे होंगे? सही हो रहा है। यदि आपने क्लास ली अच्छे से पिछली वाली तो आपका 100% आपका आंसर सही हो ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ये आपका राइट होगा, 100% सही किया होगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन बी दे रखा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि की तीव्रता में कमी होती है। क्या सही कर दूं या गलत करूं इसको? ये भी आपका आंसर सही है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तीव्रता में क्या हो जाती है? कमी होती है। हमेशा समान रूप से बढ़ती हुई उसकी तीव्रता नहीं रहती। मैंने आपको बताया था जैसे हमने ऊपर से जाने पर लगभग 100 किलोमीटर तक 32 मीटर गहराई पर जाने पर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता था? आपका बढ़ जाता था। लेकिन ये हमेशा एक समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही थी। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान के बढ़ने की तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, लेकिन तापमान में वृद्धि सतत रूप से होती है। तो दोनों ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? गहराई में जाने पर घनत्व समरूपता पाई जाती है। घनत्व में समरूपता पाई जाती है। ये आपका बात गलत हो गई। गहराई पे जाने पर दाब में वृद्धि होती है, ये भी सही है। समझे नहीं सर? गहराई में जाने पर घनत्व में समरूपता कैसे नहीं? मैंने आपको बताया था कि जैसे पृथ्वी के किसी एक स्थान पर यदि भूकंप आता है, ये भूकंप आता है तो जो भूकंप आता है तो ये भूकंपीय जो तरंगें निकलती है वो वक्रीय रूप में निकलती है। आपने देखा होगा, आपने एस तरंग आपने इस तरीके से आपको बताया था। तो आप देखा होगा 102 डिग्री से लेकर 102 डिग्री या कहीं पर 105 डिग्री लिखा मिलता है, वहां पर एस तरंग पहुंचती है, इसके बाद में एस तरंग नहीं पहुंचती है। तो जो ये वक्रीय दशा के अंदर तरंगे पहुंचती है, इससे मालूम चलता है कि पृथ्वी के अंदर घनत्व एक समान रूप से नहीं है, समान रूप से नहीं है। घनत्व में भी अंतर आता है और घनत्व समरूप नहीं है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है, और वृद्धि भी होती है और एक समान रूप से भी नहीं है। भूकंपीय तरंगे जो तिरछीय रूप में आती है, वक्रीय फॉर्म में आ रही है। वक्रीय अवस्था भूकंपीय तरंगों की, ये वक्रीय अवस्था जो है, ये वक्रीय दशा बताती है कि भूकंपीय जो घनत्व है वो चट्टानें हैं, चट्टानों का घनत्व अंदर एक समान रूप से नहीं है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप क्योंकि इसमें गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत ऑप्शन पूछा है, गलत ऑप्शन है पृथ्वी की गहराई में जाने पर घनत्व समरूप नहीं पाया जाता है। सही कर रहे होंगे क्वेश्चन को? मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करते, सॉल्यूशन करते वक्त।
देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में पदार्थ की अवस्था होती है। देखिए पृथ्वी के अंदर यदि हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो आपने देखा होगा पदार्थों के आधार पर यदि हम बात करें, हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था मोटे तौर पर। कौन कौन से भागों में बांटा था? अरे पृथ्वी को हम बांट सकते हैं, ऊपरी भाग जो होता है पदार्थों की अवस्था के आधार पर यदि हम बांटे, ऊपरी भाग होता है लिथोस्फीयर या उसे स्थल मंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। पृथ्वी के पदार्थीय अवस्था के आधार पर बांट रहे हैं लिथोस्फीयर। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है जो ऊपरी मेंटल वाले भाग में, जहाँ पर अर्धद्रवित अवस्था में प्लाज्मा पाया जाता है, उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर। मतलब ये दुर्बल मंडल होता है, ये मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा धरातल पर आता है लावा के रूप में, उसकी आपूर्ति एस्थेनोस्फीयर से ही की जाती है। मैग्मा के रूप में यहाँ पाया जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? अर्धद्रवित अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की अवस्था कैसी है? अर्धद्रवित अवस्था है। जैसे ही हम जाते हैं मेंटल के ओर पर, तो वहाँ पाया जाता है उसको ठोस अवस्था में पाया जाता है निचला मेंटल, उसको मेसोस्फीयर कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर उसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोस्फीयर। और जैसे ही हम जाते हैं बाह्य क्रोड की ओर, किसकी तरफ? बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड नहीं, बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड कैसी अवस्था में है? द्रवित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? रे द्रवित अवस्था में है। कैसी अवस्था में? इसे हीट इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीट इंजन। और जैसे ठोस अवस्था वाला भाग होता है उसको हम बेरिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर। और बेरिस्फीयर या उसके ऊपर वाले भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जा सकता है। जो अर्धद्रवित अवस्था के जस्ट नीचे वाला या ऊपरी या बीच वाला भाग होता है उसके पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर दोनों एक ही लगभग रहता है। पायरोस्फीयर या बेरिस्फीयर कह सकते हैं। तो कैसी अवस्था में कह सकते हैं? तो आपकी पदार्थ की अवस्था की यदि बात करें तो भूप्रपट्टी वाला भाग होता है वो कठोर होता है। उसके जस्ट वाला भाग नीचे एस्थेनोस्फीयर जो ऊपरी मेंटल में पाया जाता है वो अर्धद्रवित अवस्था में पाया जाता है। मेंटल का जो भाग है निचला मेंटल है उसे मेसोस्फीयर जिसे ठोस अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर मेसोस्फीयर में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का पूछा जाए तो मेसोस्फीयर में पाया जाता है। और बाह्य क्रोड वाला भाग होता है वो द्रवित अवस्था में होता है। हीट इंजन कहते हैं। रेडियो धर्मी प्रक्रियाएं होती है, रेडियो एक्टिवनेस तत्व होते हैं। इसी की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकत्व का प्रभाव होता है। जैसे ही हम उस जाते हैं आंतरिक कोर, उसे पायरोस्फीयर कहते हैं। आंतरिक कोर वाले भाग को या बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो आप देखिए पृथ्वी का आंतरिक क्रोड कैसी अवस्था में है? आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। आंतरिक क्रोड कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। बाह्य क्रोड कैसी अवस्था में है? द्रवित अवस्था में है। और यदि वापस से पूछे मैं आपका मेंटल कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। एस्थेनोस्फीयर पूछा जाए तो ये अर्ध द्रवित अवस्था में है, अर्धद्रवित या फिर कह सकते हैं प्लाज्मा के रूप में है। और लिथोस्फीयर ये कैसा वापस कठोर भाग या ठोस होता है। समझ रहे हो? तो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्मा चैम्बर। तो अभी आपने बात की थी मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाएगा? एस्थेनोस्फीयर में। जस्ट हमने अभी कितने ही क्वेश्चन में बात की है कि मैग्मा चैम्बर बोलते हैं किसको? एस्थेनोस्फीयर को क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो मैग्मा होता है धरातल पर लावा के रूप में उद्वेलित होता है, वो लावा कहाँ से प्राप्त होता है? हमें एस्थेनोस्फीयर से ही प्राप्त होता है। एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो होता है अर्धद्रवित अवस्था में प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। तो मैग्मा की आपूर्ति है वो एस्थेनोस्फीयर के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे। इसके आंसर जो आप दे रहे हो करने से पहले उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर भर दें ताकि आपको पता रहे कि इसका क्या राइट आंसर, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यदि आप नए नए जुड़े हो
तो आपको समुत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम और अच्छे से हम क्लासें लेकर आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह की असमानता पाई जाती है। देखिए, असमानता की बात करें, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते हैं, प्रतिमा एक धरातल लेयर्स के रूप में पाई जाती है। हमने इतना तो समझ लिया होगा कि जैसे हम कभी ठोस है, कभी द्रवित अवस्था है, द्रवित अवस्था है, एक समान अवस्था नहीं है। जब हम एक समान अवस्था नहीं है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो बीच में जो गैप आता है, अंतर आता है, उसी को असमानता या असंतति बोलते हैं। और उसकी अलग अलग भूकंपीय तरंगों के माध्यम से इनकी खोज हुई है। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि पी स्टार वेव, पी तरंग, पी जी वेव, एस जी तरंग, एस स्टार वेव, उसके माध्यम से खोज हुई है। जिन जिन वैज्ञानिकों ने खोज की है उसके नाम के आधार पर क्या किया गया है, उनका नामकरण किया गया है। तो यहाँ पूछा है मोह की असमानता क्या होती है। तो इधर आइए, हम एक बार पुनः सभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्या कहा जाता है। तो यदि हम बात करें आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड की बात करें, ये इनर कोर, आंतरिक क्रोड या इनर कोर और बाह्य कोर के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य क्रोड के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको लेमान की असमानता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेमान की असमानता, लेमान की असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमान की असमानता। ठीक है, इसी प्रकार बाह्य क्रोड और निचला मेंटल, ये निचला मेंटल है, निचला मेंटल या प्रवार भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, प्रवार भी हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य जो आपकी असमानता है उसको बोलते हैं आपका गुटेनबर्ग की असमानता, गुटेनबर्ग की असमानता या असंगतति, असंबंधता। कौन सी असमानता? गुटेनबर्ग की असमानता। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड की मध्य असमानता को लेमान की असमानता बोलते हैं और बाह्य क्रोड और निचले मेंटल की जो असमानता है उसको गुटेनबर्ग की असमानता बोलते हैं। निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रैपिटी की असमानता। उनको क्या बोलते हैं? रैपिटी की असमानता। उसे रैपिटी की असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैपिटी की असमानता बोलते हैं। और ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के मध्य जो असमानता पाई जाती है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य असमानता पाई जाती है उसको बोलते हैं मोह की असमानता, मोह या मोह विकिक की असमानता बोलते हैं, असमानता। तो याद रह जाएगा कौन कौन सी समानता हो गई? असमानता मतलब भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल के मध्य असमानता पाई जाती है उसे मोह की असमानता बोलते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की जो मध्य असमानता पाई जाती है उसे रैपिटी की असमानता बोलते हैं। और निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य असमानता पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग की असमानता बोलते हैं। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य असमानता पाई जाती है उसे लेमान की असमानता बोलते हैं। और आपने जो स्थल मंडल और महासागरीय भाग है दोनों के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको कोनार्ड की असमानता बोलते हैं, कोनार्ड की असमानता। ठीक है, इसके अलावा मैंने और बताया था आपको, आपका जो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसे सैंग्रीन की असमानता बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? मोह की असमानता पूछा है। मोह की असमानता कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट जो भूप्रपट्टी है, क्रस्ट और ऊपरी प्रवार ऊपरी मेंटल के मध्य असमानता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ए ही राइट आंसर हो गया। ऊपरी प्रवर और निचले प्रवर के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी प्रवर और निचले प्रवर के बीच में रैपिटी की असमानता बोलते हैं। निचले प्रवर और बाह्य क्रोड के मध्य असमानता को क्या बोलते हैं? ऊपरी मेंटल और उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लाइट कट गई आपकी, तो क्वेश्चन हो ही गया था आपका। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य वो जो होती है आपकी रैपिटी की असमानता और निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य जो असमानता होती है उसको क्या बोलते हैं?
गुटेनबर्ग की असमानता और आंतरिक रॉड और बाह्य रॉड के मध्य जो समानता होती है, आंतरिक रॉड बाह्य रॉड के मध्य होती है, उसको हम बोलते हैं लेमान की असमानता। तो आपके क्वेश्चन राइट हो रहे होंगे, सभी क्वेश्चन हो गए थे और पैनल बंद हो चुका है, इसीलिए आप आधे घंटे क्लास हो चुकी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी तक यदि आप इस चैनल के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से मोटिवेशन मिल सके अच्छी क्लासों के लिए और अच्छे से अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।